सुप्रभात। चलिए आज हम नगेंद्र की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। आज हम पृष्ठ संख्या 64 से रासो साहित्य। रासो साहित्य, कल हमने रासो शब्द के बारे में देखा था कि रासो शब्द ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल वीरपरक रचनाएं ही हैं, कि रासो शब्द लग गया और पीछे और आपने मान लिया उसको वीरपरक रचनाएं हैं। नगेंद्र जी ने कहा था कि रासो शब्द ये बाद में चलकर वीर गाथा काल में जाकर ये रास हुआ था। उससे पहले लोग रासों को रास यानी रास परक रचनाएं, जैसे भक्ति काल में देखे कृष्ण की लीलाओं को रास के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है। जो जैन धर्म वाले थे वो लोग अपनी क्या कहते रचनाओं को, जिसमें वो अपने जैन धर्म की बातों को बताते थे या फिर अपने धर्म के बारे में बताते थे, तो उन रचनाओं के पीछे भी रास लग जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह करके बहुत सारा चेंज आता गया। तो ऐसा नहीं है कि हर रासों वाली हर रचना के पीछे अगर आपको रासो शब्द मिल जाए तो आप लोगों ने यही सोचना है कि ये एक वीर परक रचना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि रासो साहित्य के बारे में। कहते हैं जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में आप जाओगे ना, वहां पर आपको जो रास काव्य मिलेंगे वो में रचित जो जैन रास काव्य ना, जैन धर्म वालों ने जो रास काव्य लिखे हैं वो वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न है। वो जो वीर गाथाओं के रूप में लिखे हुए, जो एक तो जिन्होंने वीर गाथाओं को गाने के लिए लिखे होंगे रासो काव्य, वो जैन धर्म वाले रासो काव्य से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में ये भिन्नता है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। दोनों की रचना शैलियों में क्या हुआ है, अलग अलग है। उसका लिखने का स्टाइल अलग है, इधर इसका लिखने का स्टाइल अलग है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। अब देखिए यहाँ पर नगेंद्र जी कितना डिफरेंस बता रहे हैं। कहते हैं आप जैन में भी पढ़ोगे रासो काव्य, लेकिन उनमें आपको क्या मिलेगी, उन रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि प्रधान मिलेगी। ठीक है। और वीर गाथा वालों में, जो वीर परक रासो ग्रंथ है उसमें वीर गाथाएं राजाओं की ज्यादा मिलेंगी। तो ये वाला इनमें अंतर है। जैन रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि प्रधान है और वो वीर गाथा काल में जो वीर परक रचनाएं हैं रासो वाली, उसमें वीरता परक राजाओं की वीरता के बारे में बताया गया। तो ये वाली बिल्कुल जैन रास काव्य और वीर परक रास काव्य बिल्कुल ही अलग है। इन कवियों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चित्रों की चरित्र या प्रशंसा से। देखिए, जो भी आपको वीर गाथा काल में जो भी आपको मिलेंगी रासो ग्रंथ, तो उनका संबंध किससे है, उन्होंने राजाओं के चरित्रों को बयान किया है या उनकी प्रशंसा के बारे में लिखा है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा। अब देखिए, कोई आश्रय आता है, वो अपने क्या कहते हैं, वो अपने मतलब मान लो कोई कवि है, वो अपने राजा के बारे में लिखकर उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब उस फलतः इनका आकार रचनाओं की मृत्यु के पश्चात भी क्या होगा, बढ़ता रहा है। अब देखिए, जो रासो काव्य लिखते हैं, हमने पहले भी पढ़ के आए थे नगेंद्र की बुक में पीछे, कि इन रचनाओं का आकार बढ़ता रहता है। आकार बढ़ता रहता है कि मान लो किसी ने पृथ्वीराज रासो के बारे में 200 पृष्ठों में एक कहानी को लिख दिया, वहीं दूसरा राइटर आया, उसने पृथ्वीराज रासो के बारे में जब लिखा होगा तो उसने 300 पेजों में लिख दिया होगा। तो यहाँ पर उनके आकार में भी परिवर्तन होता रहता है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते हैं। अब देखिए, रासो काव्य को देखने से आपको क्या पता लगेगा कि मान लो वो कोई रचनाकार है, उसने क्या कर दिया, अपने राजा के चरित्र का उसमें वर्णन कर दिया। उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी शामिल करा देते थे। अब ये बता रहे हैं रासो काव्य में क्या होता था, जो वीर परक वाले रासो काव्य हैं उसमें क्या होता था कि रचयिता क्या करता था, राजा के चित्रों का तो वर्णन करता था, साथ साथ में उसके उत्तराधिकारी जो राजागण थे और भी जो वहां के उत्तराधिकारी राजागण थे, वो भी अपने आश्रित अन्य कवियों से उनमें क्या करवा देते थे, अपने चरित्र भी उसमें शामिल करवा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में उत्तवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। यही कारण है, देखो
अब देखिए, आपने किसी राजा की प्रशंसा में वो लिख दिया रासो काव्य, लेकिन उस समय ये परंपरा थी कि उस काव्य में और भी चीज़ें जोड़ दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी वो भी अपने अपने उसमें प्रशंसा ऐड करवा देते थे। तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि इन ग्रंथों में तो फिर मध्यकालीन राजाओं का भी जिक्र मिलेगा आपको, और भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक मिलेगी। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्य को इन्हीं बातों के कारण अप्रमाणिक रचनाएं माना है। अब देखिए, राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने, जो लिखते हैं ना, अलग अलग वृत्त संग्रह करता है, जैसे शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने भी लिखा है ना, बड़ा भारी काव्य संग्रह लिखा है ना। तो ऐसे करके जो ये वृत्त संग्रह करता है ना, इन लोगों ने इन्हीं इन्हीं इसी के कारण रासो काव्य को अप्रमाणिक माना है, बोला है कि ये असली नहीं है। क्योंकि आप भी देखें, एक समय पर आपने किसी राजा के बारे में ये लिख दिया, उसके बाद आप उसके उत्तराधिकारी के बारे में भी उसमें ऐड करते जा रहे हो, रूप में परिवर्तन करते जा रहे हो, आकार में परिवर्तन करते जा रहे हो, तो कहाँ तक स्टोरी हम सच मानेंगे। तो इन्होंने जो ये बड़े बड़े जो वृत्त संग्रह करता थे, इन्होंने इन्हीं कारण इन रचनाओं को क्या माना है, इन रासो रचनाओं को, बहुत सारी कई रासो रचनाओं को अप्रमाणिक माना है। इसमें तो हमारे शुक्ल जी भी हैं बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने भी अप्रमाणिक बहुत सी रचनाओं को माना है। आगे देखिए, भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें समर्थन भी मिल गया। भाषा विज्ञानियों से उन्हें, अब देखिए, अगर मैं मान लो किसी रचना को अप्रमाणिक कह दूंगी, तो भाषा वैज्ञानिकों ने भी मेरा साथ दिया कि सही कह रहे हो आप कि ये रचना अप्रमाणिक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि जो ये वृत्त संग्रहकर्ताओं ने बहुत सारी रचनाओं को अप्रमाणिक माना है, तो उसके समर्थक में ये भाषा वैज्ञानिक भी खड़े हो गए, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, आप अप्रमाणिक मान सकते हो। परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन वृत्त संग्रह के कथनों पर विश्वास नहीं करते। देखिए, भाषा वैज्ञानिक तो इनके साथ हैं, ये जो वृत्त संग्रह करता है, लेकिन जो इतिहास के मर्म को समझने वाला विद्वान होगा ना, वो उन वृत्त संग्राहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करेगा। वो विश्वास नहीं करेगा कि किसी ने कह दिया, वृत्त संग्रह करता है जो लेकर आया मटेरियल सारा इकट्ठा करके सब कुछ चीज़ें, अगर उसने कह दिया कि ये बात सच है या नहीं है, तो कहते हैं कि उन पर विश्वास नहीं करेगा। कौन? जो इतिहास को एक मर्म की दृष्टि से समझेगा, वो तो नहीं मानेगा इस बात पर। सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदिकाल में हुई थी। कहते सच तो ये है नगेंद्र जी कि रासो काव्य की रचना आप देखते हो तो आदिकाल के समय से ही हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित है वे प्रक्षिप्त हैं। अब देखिए, कहते रासो काव्य की रचना तो आदिकाल से हुई थी, उनमें कुछ एक अंश आपको दूसरे उसके उत्तराधिकारी राजाओं, जब हम ऊपर पढ़ के आए तो उनका भी मिल जाएगा। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि आइए चलिए हम इन्हीं रासो ग्रंथों को आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से रासो ग्रंथ आए थे। अब देखिए, सबसे पहले रासो ग्रंथ में हम पढ़ते हैं खुमान रासो को। तो चलिए खुमान रासो के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नगेंद्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 9वीं शताब्दी की रचना माना है। खुमान रासो का अगर प्रश्न आ जाए कि खुमान रासो का समय शुक्ल जी के अनुसार कितना है, तो आपने क्या मारना है, 9वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। अब देखिए, शुक्ल जी ने खुमान रासो का समय कितना माना है, 9वीं शताब्दी। क्यों माना है? क्योंकि शुक्ल जी कह रहे हैं मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी का ही एक चित्तौड़ राजा था। ठीक है, चित्तौड़ का एक राजा था खुमान, नाम था खुमान। वो राजा कहाँ का था? चित्तौड़ का। उसके युद्धों का इसमें वर्णन है खुमान रासो में, इसलिए मैंने इसको 9वीं शताब्दी मान लिया। राजस्थान के वृत्त संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताई। अब देखिए, विवाद खड़ा हो गया ना प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर, या इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर। देखिए, शुक्ल जी खुमान रासो का समय अगर पूछ लिया जाए शुक्ल के अनुसार कितना है, तो 9वीं शताब्दी है। वहीं पर जो राजस्थान के जो वृत्त संग्रह करता थे ना, जो इन जो रचनाएं हैं इनको संग्रहित करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे 9वीं शताब्दी, हम तो मानेंगे 17वीं शताब्दी की रचना। अब उनसे कारण पूछा गया, जैसे शुक्ल जी से पूछा गया था ना कि आप बताइए आपने 9वीं शताब्दी क्यों माना, तो उन्होंने तो आंसर दे दिया कि उस समय 9वीं शती का ही एक राजा था खुमान, उसके युद्धों का वर्णन है, इसलिए मैंने इसको
नौवीं शताब्दी का मान लिया खुमान रासो का रचना काल। अब इनसे पूछ रहे हैं वृत्त संग्रहकर्ताओं से राजस्थान के कि आप बताइए आप क्यों 17वीं शताब्दी मान रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। अब देखिए यहाँ पर आरोप लगा, वृत्त संग्रहकर्ताओं से पूछा गया कि बताइए आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं 9वीं शताब्दी, आप क्यों 17वीं शताब्दी मान रहे हैं। तो उन्होंने आंसर दिया कि भाई मैम इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के, ठीक है शुक्ल जी कह रहे हैं कि चित्तौड़ नरेश खुमान का वर्णन है, ये बात तो सही है, लेकिन केवल खुमान का वर्णन नहीं है, उसमें राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। उस समय कोई राजा रहा होगा, 17वीं शताब्दी तक का एक राजा रहा होगा राज सिंह, मतलब वहां से लेकर, यानी कहाँ से, खुमान से लेकर वो 17वीं शताब्दी का एक राजा था राज सिंह, उसके उन राजाओं का भी वर्णन है। ठीक है, जितने भी राज सिंह तक के राजा थे ना, राज सिंह के उसके समकालीन रहे होंगे, उसके काल में रहेंगे, उन सब राजाओं का वर्णन है। और इसी आधार पर वो इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते, बोले कि हम खुमान रासों को आदिकाल की रचना नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा खुमान रासों को आदिकाल की रचना के अंतर्गत? ये जो बड़े बड़े राजस्थान के वृत्त संग्रह करता थे, ये नहीं मान रहे कि आदिकाल की रचना है खुमान रासो। कारण बता दिया, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, जो 17वीं शती का ये जो राज सिंह राजा था ना, उसके भी उनके राज्य में जो जो उस समय के राजा लोग थे, उन सब का वर्णन इसमें बताया। तो आप देखिए 17वीं शती तो भक्ति काल तक पहुंच गई थी, पढ़ा है ना हमने। तो ये कहते फिर आप आदिकाल का, इसको आदिकाल की रचना कैसे मान सकते, इसमें तो भक्ति काल रीतिकाल तक के राइटरों का वर्णन है, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये आदिकाल की रचना है। तो इस बात पर विवाद हुआ। अब देखिए नगेंद्र जी कहते हैं कि लड़िए मत, वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान, भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए नगेंद्र जी इन दोनों की लड़ाइयों को सुलझाते हुए कहा कि आप लोग लड़िए मत, शुक्ल जी और राजस्थान के वृत्त संग्रह कर, तो आप मैंने भी इस ग्रंथ को देखा है। तो नगेंद्र जी कह रहे हैं कि काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी ही मानूंगा मैं, वो शुक्ल जी के साथ ही चले कि 9वीं शताब्दी ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें उन्हीं राजाओं का सजीव चित्रण है 9वीं शताब्दी के ही, उस समय की ही परिस्थितियों को इस ग्रंथ में दिखाया गया है, उसी समय के यथार्थ को दिखाया गया है, उसी समय की भाषा आरंभिक हिंदी रूप को दिखाया गया है। यानी कि 9वीं शताब्दी में हमें क्या मिलता था, आरंभिक हिंदी रूप मिलता था। ठीक है, आगे चलिए। इसी आधार पर यहाँ नगेंद्र जी भी कह रहे हैं कि ये 9वीं शताब्दी की ही रचना है खुमान रासो। अगर प्रश्न आ जाए खुमान रासो शुक्ल जी के अनुसार कौन सी रचना है, कब की रचना है, तो 9वीं शताब्दी। राजस्थान के वृत्त संग्रहों के कर्ताओं के अनुसार 17वीं शताब्दी, और नगेंद्र जी के अनुसार भी 9वीं। आगे चलिए। वृत्त संग्रहों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी। अब देखिए नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि इन वृत्त संग्राहकों के पास ना पैनी दृष्टि नहीं थी, एक सूक्ष्म विश्लेषण की एक दृष्टि होती ना किसी चीज को समझने के लिए, वो इन वृत्त संग्राहकों के पास थी नहीं, नगेंद्र जी कहते हैं। इसीलिए तो राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित कर रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही है। नगेंद्र जी कह रहे हैं ये वृत्त संग्रहों के पास तो कोई पैनी दृष्टि है ही नहीं है, ऐसे ही आदिकाल की संपत्ति को ये भक्तिकाल और रीतिकाल से जोड़ जोड़ कर डाल रहे हैं। अब आप बताइए, जब कह दिया 9वीं शताब्दी की रचना खुमान रासो, तो वृत्त संग्रहकर्ताओं ने क्या आरोप लगाया था, नहीं इसमें तो 9वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के राजाओं का वर्णन है। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि एक खुमान रासो ग्रंथ में आप इतने सारे राजाओं का वर्णन कर दोगे उस काल के, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नगेंद्र जी कह रहे हैं कि इन वृत्त संग्रहकों ने तो खिचड़ी पका दी। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आदिकाल की संपत्ति है खुमान रासो, आदिकाल की संपत्ति, और आप उस संपत्ति को रीतिकाल और भक्तिकाल तक लेकर जा रहे हो। तो कहते ये वाला सिर्फ आप अपना यश प्राप्त करने के लिए, जबकि वह संपत्ति उन काल की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। अब देखिए नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं, कहते ये बात मेल ही नहीं खाती है कि खुमान रासो में भक्तिकाल से लेकर रीतिकाल तक के राजाओं का वर्णन है, ये बात तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तो आप कैसे कह सकते हो वृत्त संग्रह कर, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी कि इसमें 17वीं शताब्दी तक के राजाओं का वर्णन है। खारिज कर दिया नगेंद्र जी ने इस बात को। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। इन्हीं जो राजस्थान के जो वृत्त संग्रह करता थे ना, इन लोगों ने हमारे अंदर बहुत भ्रम पैदा कर दिया।
रचनाकारों के नामों के संबंध में कोई कह रहा है खुमान रासो के रचयिता कोई है, कोई कह रहा है कि कोई और लेखक है। तो ये जो आपको भ्रम पैदा किए हैं ना, तो इन्हीं राजस्थान जो वृत्त संग्रह करता है उन्होंने। क्यों? क्योंकि नगेंद्र जी कहते हैं इनके पास क्या है, एक सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि नहीं है। देखिए अब इन्होंने क्या भ्रम पैदा करा है, देखते हैं। अधिकांश विद्वानों ने नवीं शती के खुमान नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमान रासो का रचयिता माना है। अब देखिए ये जो खुमान राजा था ये नवीं शती का था, और बहुत सारे लोगों ने खुमान रासो के रचयिता क्या माना है, दलपति विजय माना है। लेकिन जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उसका रचयिता 17वीं शती ईस्वी का दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। देखिए शुक्ल जी ने जब कह दिया, नगेंद्र जी ने जब कह दिया कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय हैं, बीच में ये संग्रहकर्ता आ जाते हैं राजस्थान के, कहते हैं नहीं नहीं ये दलपति विजय नहीं है इसका रचनाकार खुमान रासो का, ये कोई दलपति विजय उस समय 17वीं शताब्दी में कोई आया होगा। अब एक नाम से तो बहुत सारे राइटर मिलते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना दलपति आदिकाल में ही आया होगा। लेकिन ये जो वृत्त संग्रह करता है ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आदिकाल वाला ये दलपति विजय नहीं है, बल्कि 17वीं शताब्दी में कोई दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु हुआ था, ये तो उसकी रचना है खुमान रासो। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी वृत्त संग्रहकर्ताओं के अनुसार खुमान रासो कैसी रचना है, एक जैन साधु की रचना है दलपति विजय की। और वहीं पर बाकी लोग क्या मान रहे हैं कि नहीं नहीं वो कोई जैन साधु नहीं था खुमान नरेश, वो 9वीं शताब्दी का कोई खुमान नरेश था, दलपति विजय उसकी रचना है। तो इसको कोडिंग से भी कर सकते हो कि जब हमें विजय मिल जाती है, दल में विजय मिलती है, तो हमारे में क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, खुमान आ जाता है। जैसे ही दलपति विजय, दल में विजय होती है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, खुमान आ जाता है। अब आगे देखिए, कहते हैं कि रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। अब नगेंद्र जी कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम में मत पड़िए कि ये कि क्या 9वीं शताब्दी के किसी दलपति विजय की रचना है या 17वीं शताब्दी के में कोई हुआ होगा दलपति। तो अब नगेंद्र जी हमें समझा रहे हैं, नगेंद्र जी कहते हैं कि बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध कर चुके हैं हम लोग रचना शैली का। अब देखिए आप इससे भी तो आइडिया लगा सकते हो ना, एक बड़ा अच्छा सूक्ष्म विश्लेषण का दृष्टिकोण है कि आप किसी रचना को उसकी रचना शैली से भी आइडिया लगा सकते हो कि उस समय देखिए आदिकाल में भाषा का स्वरूप कुछ और चल रहा था, भक्ति काल और रीति काल में भाषा का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो नगेंद्र जी कहते हैं कि मैंने चेकिंग वेकिंग कर लिया सब कुछ, रचना शैली और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती है। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितना अच्छा प्रूफ नगेंद्र जी हमारे सामने लेके आए। नगेंद्र जी ने कितना अच्छा प्रूफ दे दिया। नगेंद्र जी कहते हैं कि मान लीजिए ये 17वीं शताब्दी की रचना होती भी, मान लो ये कह रहे हो अरे राजस्थान के वृत्त संग्रह करताओ कि ये रचना 17वीं शती की है और किसी जैन साधु की है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। अगर जैन साधु की रचना होती तो कहीं ना कहीं वो जैन साधु अपने धर्म को आगे क्योंकि जैन लोग क्या कर रहे थे, जैन साहित्य वाले अपने धर्म को ही आगे रखकर लिख रहे थे ना। तो फिर अगर ये जैन साधु की रचना है तो उसने जैन धर्म के बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा, बताइए राजस्थान के वृत्तकर्ताओं। उसने फिर अगर आप मान रहे हो 17वीं शताब्दी की रचना है जैन साधु के, तो जैन साधु होते उसने जैन धर्म के बारे में क्यों नहीं रखा? धर्म भावना किसी ना किसी रूप में तो उसने लिखी होती। तो कैसे कह सकते हो आप ये कि भक्तिकाल रीतिकाल के टाइम की रचना किसी जैन साधु की रचना है? गलत। ये रचना सिर्फ आदिकाल के टाइम की है और दलपति विजय की रचना है, और खुमान राजा का इसमें वर्णन है, वो भी 9वीं शताब्दी वाले खुमान राजा का। ये फाइनल डिसीजन हुआ। आगे चलिए, इस ग्रंथ की प्रमाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। अब देखिए नगेंद्र जी ने एक और प्रूफ दे दिया। नगेंद्र जी कहते हैं कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप इसकी हस्तलिखित जो हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ एक आपको कॉपी है, प्रति मतलब कॉपी है, वो आपको पूना के संग्रहालय में सुरक्षित मिलेगी। वहां पे जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। और फिर नगेंद्र जी कहते हैं आपको पता है ये वाला जो ग्रंथ है खुमान रासो, ये 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कितने छंदों का? 5000 छंदों का एक ये विशाल काव्य ग्रंथ है। और ये कहाँ पर सुरक्षित है? पुणे के संग्रहालय में सुरक्षित है, और ये हस्तलिखित इसकी कॉपी वहां पड़ी हुई है।
राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों ने से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ। बिल्कुल, इसमें क्या क्या दिखाया गया है, राजाओं के युद्धों को दिखाया गया है, विवाहों को दिखाया गया है, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। पहली बात, इसकी खुमान रासों के रचयिता कौन है, 9वीं शताब्दी के दलपति विजय जो है ना, दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। खुमान राजा कब का था, 9वीं शताब्दी का। दूसरी बात, इस ग्रंथ ये जो खुमान रासो ग्रंथ है ये कहाँ सुरक्षित है, तो आपने बोलना है कि इसका हस्तलिखित जो प्रति है, कॉपी है, वो हमें पुणे में मिलेगी, पुणे का संग्रहालय है वहाँ मिलेगी। और ये कितने पृष्ठों का काव्य है, ये 5000 छंदों का विशाल काव्य, याद रखना 5000 छंद यूज किए गए इसमें, और इसमें राजाओं के युद्धों का वर्णन है। आगे चलिए, संदर्भ अनुसार नायका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए खुमान रासों में नायका भेद का वर्णन है, षट ऋतु का वर्णन है, तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल। अब जिन लोगों ने तो पढ़ा नहीं होगा तो वो तो बोलेगा कि खुमान रासों में कहाँ षट ऋतु का वर्णन है, कहाँ नायका भेद का वर्णन है। बिल्कुल है खुमान रासों में। खुमान रासों में राजा की वीरता का वर्णन भी दिखाया गया है, साथ साथ में नायका भेद और षट ऋतु का भी वर्णन दिखाया गया है खुमान रासों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजाओं की प्रशंसा काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य। देखिए ये तो गौण रूप में दिखाया गया नायका भेद, षट ऋतु आदि का चित्रण, लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या दिखाई गई है, वो खुमान राजा की वीरता दिखाई गई है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। श्रृंगार की धारा तो कैसे आई होगी भाई, अगर खुमान रासों में नायका भेद का वर्णन आया है तो वीर के साथ अब कौन सी भावना जुड़ गई, श्रृंगारिक रस तो इसमें डाला ही होगा बिल्कुल। तो आदि से अंत तक आपको ये चीज भी उसमें मिलेगी, श्रृंगार की धारा मिलेगी। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या खुमान रासों में ये वीर परक रचना है, ठीक है, क्या इसमें श्रृंगारिक वर्णन भी हुआ है, तो आप लोग कह सकते हो कि जी मैम बिल्कुल श्रृंगारिक वर्णन भी हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें षट ऋतु का वर्णन हुआ है, नायका भेद का वर्णन हुआ है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें श्रृंगारिकता का भी यूज हुआ होगा। आगे चलिए, वस्तु वर्णनों में प्राप्त रमणीयता है, पूरा इसमें अच्छी तरह से वस्तु वर्णन किया गया है, पढ़ने से आपको मजा आएगा। इसमें दोहा, सवैया, कविता आदि छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऊपर बताया था ना 5000 छंदों का एक विशाल काव्य, इसमें दोहा भी प्रयुक्त हुआ है, सवैया भी प्रयुक्त हुआ और कवित्व भी प्रयुक्त हुआ। अब देखिए सवैया शैली वहां जाकर रसखान ने भी लिखी थी भक्ति काल में, कहीं ना कहीं सवैया शैली यहाँ पे भी लिखी गई आदिकाल में भी। दोहा सवैया कहीं ना कहीं आदिकाल से ही तो प्रेरित होकर इन्होंने सवैया शैली को उठाकर लेके गए होंगे, तो सवैया, कविता आदि छंद भी इसमें यूज हुए हैं। आगे चलिए, इसकी भाषा कैसी है, अब इसकी भाषा पर जान लेते हैं। इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। किसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है, तो याद रखना है खुमान रासों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुमान रासों की भाषा कैसी है, राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए, अब ये खुमान रासों की रचना का जो दलपति विजय की रचना है ना खुमान रासो, इसमें क्या बताया, पियो चितोड़ना आव्यो सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे खींच, संदेशो नी साहेबा पाछो फिरे न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। अब देखिए यहाँ पर देखिए नायक करा गया है ना कि खुमान जैसे राजा की वीरता के साथ साथ इसमें बताया गया है कि जो उसका राजा है वो छोड़कर चला गया। जैसे पियो चितोड़ना आवे हो सावण पहली तीज आ गई है, लेकिन अभी भी उसका जो राजा है वो नहीं आया है। तो ये सब ये पंक्ति आ जाए तो किसकी है, खुमान रासो की है। आगे चलिए, प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण, अब देखिए कहते प्राचीन काल में मुद्रण का अभाव था, कहते उसके कारण क्या हुआ, लिपिकर्ता जैसे लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। अब देखिए प्राचीन काल में एक तो मुद्रण का अभाव था, मुद्रित ग्रंथों को जैसे मुद्रित किया जाता है ना, तो उस चीज का अभाव था। तो इस अभाव के कारण लिपिकर्ता क्या करते थे, लिपिकर्ता जैसा लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। जो उस समय जैसा उनको लिखना आता था ना, जैसी जिन उनकी समझ थी लिपिकर्ताओं की, हाँ इसके लिए ये वाला ऐसे लिखना है, इसके लिए ये शब्द यूज करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लिख देते थे अपनी समझ के अनुसार। वैसा ही ग्रंथ की भाषा का भी रूप हो गया। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता है। धार्मिक साहित्य में तो धार्मिक शब्दों को तो वैसे ही उठाकर लिखा गया है, वो धार्मिक भावना के कारण उसमें तो शब्दों में कोई हेरफेर नहीं हुआ। लेकिन रासो काव्य के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता है। लेकिन रासो काव्य में क्या मिलेगा आपको, लिपिकर्ता को जैसा ठीक लगा वैसा उन्होंने शब्द डाल दिया। लेकिन धार्मिक साहित्य में ऐसा नहीं हुआ। धर्म के लिए तो मान लो पूजा के लिए तो पूजा ही शब्द यूज होगा, ठीक है।
तो भगवान के लिए भगवान ही उन्होंने यूज़ किया होगा या परमात्मा कर लिया होगा, तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया शब्दों में, लेकिन रासो काव्य में इन्होंने किया है। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूप में भी प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, अब मान लो मैं किसी ग्रंथ को लिख रही हूँ, तो मैं उस ग्रंथ को लिख रही हूँ, तो वो जब मुद्रित करने जाएगा तो टाइप होगा, तो लिपिकर्ता क्या करेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको रूप भी देगा, भाषा जो उसको सही लग रहा होगा शब्द। तो याद रखना है, इसमें लिपिकर्ताओं की भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है जब इस ग्रंथ का मुद्रण हुआ है। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ है। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुंचने के लिए प्रमाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। अब नगेंद्र जी कहते हैं इतना तो आपको सारी सच्चाई बता दी, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो फिर इसका मुझे प्रूफ और चाहिए, तो आपको इसका पाठ का संपादन करना पड़ेगा। फिर ये हो गया खुमान रासों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बीसल देव रासों के बारे में। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्हा कवि ने 1155 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाल्हा सिंह की रचना है, नरपति नाल्हा सिंह की रचना है बीसल देव रासो। नरपति नाला देव की रचना है बीसल देव रासो। कब की रचना है? 1155 की। जैसा कि आपको ये वाली निम्नलिखित पंक्ति से पता चले, ये वाली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली पंक्ति आई भी हुई है पेपर में। देखिए, 1272 मंझारी जेठ नमी बुधवार, नालह रसायन आरंभही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसंगो बिसल दे राही। अब देखिए यहाँ से क्या कहते, ये ना एक 1272 मंझारी जेठ नमी बुधवार, ये बुधवारी वाली पंक्ति ना एक आपको चिंतामणि की भी मिलती है, समझ आया, और एक आपको बीसल देव की भी मिलती है। देखिए चिंतामणि की मैं आपको एक बार बताती हूँ कि चिंतामणि की कौन सी है। सेम ऐसी सी पंक्ति है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। रीतिकाल में जो हम चिंतामणि को पढ़ते हैं ना, उसकी पंक्ति भी है। ये देखिए उसकी पता कौन सी पंक्ति है, यहाँ देखिए 1272 मंझारी जेठ नमी बुधवारी, तो ये बीसल देव की पंक्ति है। अगर ऐसी आ जाए रीति सुभाषना कवित की बरनत बुद्ध अनुसार, वहां भी बुद्ध शब्द आया, बुद्ध अनुसार, तब महार क्या नहीं है चिंतामणि की कवि कुलकल्पत्रू से। बुद्ध अनुसार क्या होती है, हमें चिंता होती है, ऐसे भी कोडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बीसल देव रासो की पंक्ति में क्या आया, बुधवारी 1272 आ गया, ब से बीसल, ब से 1272, ऐसे भी याद कर सकते हो। और ये किसकी रचना है, नरपति नाला की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम डिटेल में क्या है बीसल देव रासो के बारे में। प्रथम पंक्ति में संवत 1272 वर्ष भी माना गया है। अब देखिए पंक्ति में आया था ना 1272, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 ईस्वी ही इसको स्वीकार करते हैं। चाहे पंक्ति में 1272 वर्ष आया हो, लेकिन इस अधिकांश विद्वान इसका प्रकाशन वर्ष कब मानते हैं, विद्वान 1212 ईस्वी ही स्वीकार करते हैं। अब देखिए कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना। देखिए हर बात पर आरोप लग रहा है। अब देखिए जो पहले खुमान रासो पर आरोप लगा कि ये आदिकाल की रचना नहीं है, वो तो फिर नगेंद्र जी ने आगे प्रूव करके आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया। अब इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो बीसल देव रासो है ये भी आदिकाल की रचना नहीं है। और ये सारा भ्रम कौन पैदा कर रहे हैं, ये जो राजस्थान के वृत्त संग्रह करते हैं ना, यही डाउट लेकर आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये वाली रचना भी जो बीसल देव रासो है ये भी आदिकाल की रचना नहीं है। चलो देखते हैं। यह संभव है कि इसमें कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। अब देखिए नगेंद्र जी कहते हैं ये सही है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुए होंगे। अब परिवर्तन होने से इसकी इसका प्राचीनता वाला गुण तो नहीं समाप्त किया जा सकता ना, रहेगी तो ये प्राचीन ना। अगर मान लो आपने अपने आप में कोई चेंज कर लिया, रहोगे तो आप वही ना। आपने अपने आप को चेंज कर लिया, रूप दे दिया होगा आपने अपना बदला हुआ, लेकिन रहोगे तो आप अपने नाम से ही वही रहोगे ना। तो यही नगेंद्र जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, कहते इस रचना में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा समय के अनुसार, लेकिन इसकी प्राचीनता तो नहीं समाप्त हो जाती ना। अब देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए खुमान रासो के हम ऊपर पढ़ के आए हैं, नरपति नल्ह सिंह की रचना है, लेकिन जो मोतीलाल मेनारिया, ये मोतीलाल मेनारिया ना राजस्थानी का था, क्योंकि इसने राजस्थानी हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था, आप लोगों को पता हो तो ये मोतीलाल मेनारिया क्या कह रहा है, कहता है नहीं नहीं ये कोई 1212 ईस्वी या इस यहाँ की रचना नहीं है, ये तो 16वीं शताब्दी के नरपति नामक। देखिए राइटर वही सेम लेके आ रहे हैं, उसने भी ऊपर कहा था नरपति, लेकिन वो कब का मान रहा था, 1200 के आसपास का राइटर था ये नरपति। लेकिन मोतीलाल मेनारिया कह रहा है कि नहीं नहीं, ये कोई 17वीं शताब्दी का कोई नरपति होगा, उसकी रचना है, और वो एक गुजराती कवि था, उसकी रचना है।
तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार अगर आ जाए बीसल देव का समय, तो 16वीं शताब्दी मार्क किया है, 16वीं शताब्दी के नरपति नाला के टाइम की रचना है। फिर अब देखिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त क्या कह रही है। माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया गया है कि यह कृति 14वीं ईस्वी में लिखी गई। अब देखिए मोतीलाल जी मान रहे हैं खुमान इसका बीसल देव रासो का समय 17वीं शताब्दी, वहीं माता प्रसाद गुप्त क्या मान रहे हैं, 14वीं शताब्दी। ये याद रखना है आपने किसने किसके अकॉर्डिंग माना है। माता प्रसाद गुप्त ने बोला है 14वीं शताब्दी, उसने बोला कि मैं तो प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध करता हूँ कि ये रचना 14वीं शताब्दी के है। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली है जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 हुआ। अब देखिए कुछ नवीन खोज हुई होगी, वो कुछ नया ही लेके आए हैं। ये नया क्या बोल रहे हैं कि मैम नहीं। अब देखिए मोतीलाल मेनारिया ने बोल दिया 16वीं शताब्दी की रचना है, उस समय कोई 16वीं शताब्दी में नरपति राम का राजा था, उसके द्वारा रचित है। माता जी कहती हैं, माता प्रसाद गुप्त कहते हैं नहीं 14वीं शताब्दी की है, मैंने पुरानी प्रतियों के आधार पर बता रहा हूँ। अब जो नवीन खोज करता है ये क्या बता रहे हैं, खुमान रासो का समय, बीसल देव रासो का समय, ये बोल रहे हैं 1016 ईस्वी है। उसमें यह पंक्ति मिलती है। अब इनसे पूछा गया बताइए नवीन खोज करता हो आप क्यों लेकर आए हो 1016 समय, तब उन्होंने बताया कि देखिए नगेंद्र जी, हमने यह पंक्ति मिली है, संवत सहस 73 जाने नाला कबिसर सरसिए वाणी। तो वहां से हमने ये आइडिया लगाया कि ये 1016 ईस्वी की है। संवत सहस 73 जाने नाल है कबिसर सरसे वाणी, यहां से उन्होंने आइडिया लगाया। अब देखिए बीसल देव रासो मूलतः कौन सा काव्य है, गे काव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ना प्रश्न आता है कि बीसल देव रासो कैसा काव्य है, ये एक वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, या कैसा। अभी आगे देखते हैं ये कैसा काव्य निकलेगा। अभी तक तो हमें इतना पता लगा है कि ये ना ही खंड काव्य है ना ही प्रबंध काव्य, ये कैसा काव्य है, एक गय काव्य जिसको गीतों के माध्यम से गाया जाता है। अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का मत यह है कि ये गे काव्य नहीं है। अब देखिए बीसल देव रासो तो मूलतः गे काव्य नगेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन आरोप कौन लगा रहा है, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया कह रहे हैं कि नहीं ये कोई गे काव्य नहीं है, शायद वे गेता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाने लगता है। कहते वे गेता का अर्थ इन्होंने लोकगीतों की तरह गाया जाने लगाते हैं। क्या पता इस ग्रंथ को लोकगीतों की तरह गाया जाने लगा होगा, इसलिए इसको गे काव्य बोल दिया गया होगा। और इसी आधार पर ये कहते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गे नहीं रहा। अब देखिए मोतीलाल मेनारिया ने क्या बोल दिया, आरोप लगा दिया मोतीलाल मेनारिया ने क्या कहा कि शायद इसको गाने योग्य, शायद इसको गाया जाने लगा होगा, लोकगीतों की तरह गाया जाने लगा होगा, इस कारण इनको गे काव्य बोल दिया, अदरवाइज ये गे काव्य नहीं है। और राजस्थान में तो कभी भी ये गे काव्य रहा ही नहीं है ऐसा वाला, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। फिर माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं, इसमें 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीसल देव रासो का 128 छंदों की एक प्रति के रूप में संपादन किसने किया था, तो माता प्रसाद गुप्त ने। यह पाठ बीसल देव रासो का मूल रूप बताया जाता है। कहते ये जो इसने संपादन किया ना ये माता प्रसाद गुप्त ने, यही मूल रूप इसका बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है, और इसकी भाषा अगर पूछ लिया जाए तो आदिकालीन आरंभिक हिंदी। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्यकृति मानी जाती है, नगेंद्र जी कहते हैं। और इसमें किसका वर्णन है, इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह। अब देखो बीसल देव भी कितने सारे हुए होंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें कौन से बीसल देव की बात आई है, तृतीय, उसके विवाह का वर्णन दिखाया गया। इसमें किसका वर्णन है, तो ये स्टोरी देखना, इसमें एक भोज परमार होता है, उसकी बेटी होती है राजमती, और अजमेर के एक चौहान राजा होते हैं बीसल देव, जो तृतीय बीसल देव है, उसके विवाह का इसमें वर्णन है। पहले विवाह होता है, फिर उनका वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की है। अब देखिए यहाँ पर देखिए विवाह दिखाया गया। अब आप बताइए क्या ये जो क्या है, वीर परक ग्रंथ लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहले देखिए विवाह दिखा दिया, विवाह के बाद वियोग दिखा दिया, वियोग के बाद दोबारा पुनर्मिलन दिखा दिया। कहाँ इसमें वीर परक आया है, इसमें कौन सा वीर रस आया, कहाँ इसमें बीसल देव की वीरता का वर्णन किया है। तो इसीलिए शुक्ल जी ने भी माना है इसको वीर परक रचना नहीं है ये बीसल देव रासो।
उन्होंने जब शुक्ल जी ने 14 रचनाएं मानी थी ना, कुछ अपभ्रंश की, कुछ लोक भाषा साहित्य की, तो उसमें बीसल देव रासो को भी रखते हैं कि ये जो बीसल देव रासो है ये कोई वीर परक रचना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने से स्टोरी पता लग रहा है कि इसमें पहले विवाह दिखाया गया, फिर वियोग दिखाया गया है, फिर उनका दोबारा मिलन दिखाया गया है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर, स्टोरी देखिए, कहते राजमती की बातों से रुष्ट होकर एक स्वाभिमानी राजा, जिसका नाम क्या था? बीसल देव था, ये स्वाभिमानी राजा जो बीसल देव था, ये उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। अब देखिए, ये विरह काव्य लग रहा है, नहीं लग रहा है? कहाँ लग रहा है आपको वीर काव्य? अब राजमती 12 वर्ष तक अब रोती रहती है इस बीसल देव की याद में। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई, अब देखिए, कहते अब क्या करती है वो, राजभवन की, अब ये राजा की बेटी होती है ना, अब इसका पति ही छोड़कर चला गया तो क्या करेगी बेचारी? अब ये क्या करती है, अब ये राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती, कहती कि मैं किसी वन में चली जाती हूँ। समंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य मिलता है। दिखाया गया है कि कैसे एक राजा की बेटी समंती जीवन को त्याग कर कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है? वन जैसा जीवन जीने के लिए, विरह नहीं जैसा जीवन जीने के लिए बेचारी चली जाती है वन में। संदेश रासक के समान ही बीसल देव रासों की भाव भूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से ये सरस है। तो अब्दुल रहमान की रचना है ना संदेश रासक, उसी के समान बीसल देव रासो भी क्या है, उसमें भी भाव भूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति दिखाई है। यहाँ कहीं छल कपट वाला प्रेम नहीं दिखाया गया है, यहाँ पवित्र प्रेम दिखाया गया है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। तो इसी में वही संदेश नहीं भेजती है अपने बीसल को कि आज अभी तुम आए नहीं, मैं तुम्हारी याद में ये हो गई हूँ। तो ये जैसे मेघदूत में सेम ऐसे संदेश मिलता है, संदेश रासक में भी वो पत्नी अपने पति को संदेश भेजती है, सेम इसमें भी वही स्टोरी दिखाई है। इसमें भी संदेश परंपरा को दिखाया गया कि कैसे नायिका जब बिछुड़ जाती है, उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है, तो उसको कैसे संदेश भेजती है। तो ये स्टोरी इसमें दिखाई गई है। अब देखिए, राजमती एक पंडित के द्वारा, अब देखिए संदेश भिजवाया है, नहीं भिजवाया? बिल्कुल। अब राजमती क्या करती है, एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। अब देखिए कितना अच्छा बताया गया, पहले उसको छोड़कर चला गया था, तब योग दिखाया गया, अब वो आपस में मिल रहे हैं। एंड में उसने उसको संदेश भिजवा कर किसी पंडित से बुलवाया अपने पति को, अब वो आ जाता है वापस। तो श्रृंगार का आप देखिए, श्रृंगार का कितना वियोग और संयोग दोनों पक्षों को नहीं दिखाया गया कि पहले बिछुड़ती है तो वियोग करती है, फिर उसके बाद मिलन होता है, तो कितना संयोग वर्णन दिखाया गया श्रृंगार का। तो इसकी ये विशेषता भी है बीसल देव की कि ये क्या है, क्या कहते हैं, वियोग और संयोग इसमें दिखाया गया है, कवि ने प्रस्तुत किया है श्रृंगार का। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांतिमयमान बनाता है। संयोग के समय भी यह कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। कहते हैं संयोग के समय भी और वियोग के समय भी इसमें एक स्वाभिमान है, वो एक स्त्री में होना चाहिए, वो इसने अच्छे से इसमें दिखाया गया है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। अब देखिए राजमती की वाणी क्या हो जाती है, जब वो आता है ना, तो आते ही नहीं उसको व्यंग्य करती है कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे। तो जब वो व्यंग्य करती है तो उसके पति का हृदय क्या हो जाता है, एकदम हिल जाता है। पति के हृदय को भेदने वाला राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। कहीं ना कहीं उसकी विरह वेदना का क्या आधार है, इस कुलीनता संस्कार, कि वो अपने कुल का संस्कार लेके चली थी कि कोई भी कठिन परिस्थितियां आ जाए मैं घबराऊंगी नहीं, वहीं उसे इस विवशता तक पहुंचाता है। अब देखिए कौन सी विवशता तक पहुंचाता है, ये पंक्ति याद रखनी है, बीसल देव रासो की है ये पंक्ति। अस्त्रिय जन्म काय दीधि महेश, अवसर जन्म थारी घणारे नटेश, रानी न सिरजिए धौलिए गाये, वर्ण षड काली कोयली, हऊ बैसंती अंबा नई चंपा की ढाल, बशती दाश बिजौरड़ी, इनी दुष झुर है अवजाली बाल। अभी अपना वियोग वर्णन दिखा रही है कि जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था। फिर आगे देखिए, इस प्रकार इस काव्य की दृष्टि में एक संस्कार आपको मिलेगा, वो देखते हैं कौन सा है। देखिए, इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि भी मिलती है। बताइए संस्कार था या नहीं था? चाहने को वो राजमती, ये जो राजमती थी, ये अगर बीसल देव तृतीय इसको छोड़कर चला गया था तो ये बड़े राजघराने से संबंधित थी, ये चाहती तो एक नई शादी कर सकती थी उस समय, लेकिन इसने नई शादी नहीं की। इसने उसमें एक संस्कार दृष्टि भी दिखाई देती है कि कितनी पतिव्रता स्त्री थी, जो नारी गरिमा की स्थापना करती है,
कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। रमणीय चित्रों के माध्यम से भावों को दिखाया गया है। 12 मासों तक तथा 12 मासा का, क्योंकि 12 मासा तक ही तो ये रोती रही थी, तथा ऋतुओं का प्राकृतिक चित्रण, ऋतुओं का सहारा नहीं लिया इसमें, पेड़ का, कोयल के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं। देख जैसे कोयल कूकू करके गा रही है, उसी प्रकार ये भी वियोग में कैसे तड़प रही है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें प्रकृति के लिए होंगे, पक्षियों के लिए होंगे। तो इसमें प्राकृतिक चित्रण का संयोग और वियोग दोनों दिखाया गया उद्दीपन रूप में। ठीक है, जैसे बसंत ऋतु आती है तो तब कितनी खुशियां होती है, जब बसंत ऋतु चली जाती है, पतझड़ का मौसम आता है तो सब कुछ कितना सूना सूना हो जाता है। तो वही चीज इन्होंने क्या कहते हैं, प्रतीक रूप में दिखाई है, उद्दीपन रूप में दिखाई है, संयोग और वियोग की भावना। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्राकृतिक सहायक हुई है। जब इसने विरह वर्णन किया था ना, तो उसमें उसने प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया है, तथा अनुभूतियों भी उसमें सुकुमारता प्रदान करती हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति भी उसके बीच में घुल मिल गई हो जब वो अपना विरह वर्णन कर रही थी। बीसल देव की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। अब देखिए जो बीसल देव, अब देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगारिक वर्णन आया है ना, कि कैसे वो मिलती है, श्रृंगार करती है और वियोग में फिर उसको संयोग होता है। तो ये यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि बीसल देव में जो एक श्रृंगारिक परंपरा चली थी ना संयोग वियोग की, ये केवल आपको आदिकाल में ही नहीं समाप्त होती हुई मिलेगी, आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। आगे जाकर आप देखिए विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल के प्रेम आख्यान काव्य तक पहुंचती है और कृष्ण भक्तों को भी उससे प्रभावित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बीसल देव रासों में ये जो श्रृंगारिक परंपरा चल पड़ी, आगे जाकर ये भक्ति काल पर भी प्रभाव डाला। भक्ति काल में क्या सूफी लोगों ने नहीं ऐसा दिखाया, नायक नायिका छोड़कर चली जाती है, नागमती कितना वियोग करती है उसके प्यार में। तो कहीं ना कहीं ये श्रृंगारिक संयोग वियोग का वर्णन कहाँ दिखाया गया, जाकर सीधा प्रभाव पड़ा भक्ति काल के कवियों पर, सूफी कवियों पर पड़ा। फिर धीरे धीरे इन सूफी कवियों से ट्रांसफर होते यही श्रृंगार परंपरा कहाँ पहुंच गई, किन लोगों ने ले ली, रीति काल के लोगों ने ले ली। रीति काल में भी ये जो श्रृंगारिक काव्य है बहुत आया है हमारे सामने। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीसल देव से जो एक श्रृंगारिक परंपरा शुरू हुई है, ये श्रृंगारिक परंपरा आपको भक्ति काल में भी मिलेगी, धीरे धीरे ये रीति काल तक ये चलती रही। आगे पढ़ते हैं हमीर रासों के बारे में। अब देखिए हमीर रासों के बारे में क्या है। हमीर रासों प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते थे, उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। वैसे हमने कल पढ़ा था कि हमीर रासों के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि हमीर नाम का कोई राजा हुआ भी था या नहीं हुआ था, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि आप मेरे पर विश्वास रखिए, मैंने लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पैंगलम को जब पढ़ा उसमें उसके कुछ छंद मिलते हैं हमीर के नाम से। तो वहीं से शुक्ल जी ने आइडिया लगा लिया कि इस ऐसी कोई हमीर रासो नाम की कोई रचना हुई होगी। तो ये प्रश्न आ जाए कि हमीर रासो नाम की कोई रचना भी है, ये आप किसके आधार पर कह रहे हैं शुक्ल जी? तो प्राकृत पैंगलम में जो प्रयुक्त हुए हैं कुछ छंद, उनके आधार पर इन्होंने ये बात बोली है। उनका अनुमान है, शुक्ल जी का क्या अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा दिखाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया हमीर रासों में? हमीर और अलाउद्दीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है और हमीर देव की प्रशंसा का चित्रण है। अगर आपको गलत क्वेश्चन बनाकर दे दिया सत्य कथन छाटे, तो बाई चांस वो हमीर और अकबर के युद्धों का वर्णन दिखा दे, गलत। हमीर का अलाउद्दीन के और अलाउद्दीन के ही युद्धों का वर्णन दिखाया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। और हमीर देव की इसमें प्रशंसा दिखाई गई है। किंतु राहुल जी ने उन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमीर रासो शुक्ल जी ने तो बोला है कि लक्ष्मीधर की रचना प्राकृत पैंगलम के आधार पर इस हमीर रासो रचना कोई है, ठीक है, लेकिन हमीर रासो रचना शुक्ल जी ने किसकी मानी है? षडंगर की रचना मानी है। हमीर रासो रचना किसकी है? षडंगर की रचना है। अब लेकिन विवाद खड़ा कर दिया बीच में राहुल जी ने आके। राहुल जी क्या कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं शुक्ल जी, ये रचना तो जज्जल नामक किसी कवि की है। ये हमीर रासो नामक रचना किसकी है? किसी जज्जल नामक कवि की है। समझ आया? इन पद्यों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ। कहते तो हमीर रासो रचना शुक्ल जी के अनुसार किसकी है? षडंगर की है। और अगर पूछ लिया जाए राहुल संकृत्यायन के अनुसार हमीर रासो रचना किसकी है, तो जज्जल नामक किसी कवि की मारनी है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का ही विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई कोई हमीर हुमूर नाम का राजा नहीं हुआ, यहाँ पर हमीर शब्द बस अमीर, वहां आना चाहिए था अमीर। अमीर का ही लोगों ने विकृत रूप कर दिया हमीर, और लोगों ने अमीर को पहले
पहले उसका रूप बिगाड़कर अमीर को क्या बनाया, हमीर बनाया, और हमीर से ही क्या बन गया, वो किसी राजा का नाम मान लिया आपने। तो वो किसी पात्र का नाम नहीं है, यहाँ पर हमीर किसी पात्र का नाम ना होकर बस एक विशेषता बताई गई है अमीर की। तो हमीर शब्द अमीर का ही विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। पहले अमीर शब्द यूज हो रहा होगा, क्या पता इन रचनाकारों ने क्या क्या किया था, उसमें रूप परिवर्तन करके उसको अमीर को क्या समझ लिया, कोई हमीर समझ लिया, राजा। बल्कि यहाँ हजारी जी कह रहे हैं वो कोई हमीर राजा नहीं है, बल्कि हमीर केवल एक क्या है, अमीर शब्द का ही विकृत रूप है, वो किसी पात्र का नाम ना होकर एक विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अतः षडंगर कृत हमीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसके बारे में कोई प्रति हमें उपलब्ध नहीं है। हजारी जी प्रसाद जी कहते हैं कि आज तक हमें ये पता नहीं चला कि हमीर रासो किसकी रचना है, षडंगर की रचना है या किसी जज्जल नामक कवि की है, या हमीर में अमीर शब्द से ही कोई ये हमीर अमीर का ही ट्रांसलेट करके इन लोगों ने आगे कोई रचना ही बना दी हो। अभी तक इसका प्रूफ नहीं मिला है कि हमीर रासो किसकी रचना है। बस यहाँ से दो प्रश्न आपको आएंगे कि अगर हमीर रासो पूछ लिया जाए किसकी रचना है तो षडंगर की रचना मार के आना है, जहाँ तक हमें थोड़ा बहुत प्रूफ मिला है। अगर आपको पूछ लिया जाए राहुल के अनुसार किसकी रचना है तो फिर जज्जल कबीर की माननी है। और हजारी के अनुसार तो हजारी जी ने तो माना ही नहीं। हजारी जी कहते हैं तो ये तो अमीर का ही विकृत रूप आगे चलकर हमीर हो, लोगों ने इसमें विशेषण जोड़कर इसको आगे बता दिया। आगे देखिए परमाल रासो। अब देखते हैं परमाल रासो के बारे में। उत्तर प्रदेश के, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कहते उत्तर प्रदेश के में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित था वही परमाल रासों के रूप, मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। उत्तर प्रदेश में किसके नाम से, उत्तर प्रदेश में ना आला खंड गाए जाते थे, ठीक है, उसके नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो है। परमाल रासो क्या, परमाल रासों में क्या है, कहते उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित, इसको परमाल रासों को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कैसे, आगे देखते हैं क्यों इसको ऐसा बोला गया। वहीं परमाल रासों के मूल रूप का ही विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गय काव्य, ये भी कैसा काव्य है, एक गय काव्य है, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी है। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं, कहते इसके मूल रूप की तो सुरक्षा नहीं है क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारे अंश जोड़े गए हैं, तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए। अब आप बताइए, पहले आप मूल रूप में कोई रचना लिख रहे हो, उसमें बाद में धीरे धीरे थोड़े अंश जोड़ते जाओगे तो उसकी भाषा में भी परिवर्तन आएगा, उसके रूप में भी परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली ही बन गया। आला क्या बन गया, एक लोकगीत की शैली बन गया। अतः आधुनिक युग विषयों पर आला लिखे जाने लगे। अब देखिए धीरे धीरे ये आला क्या बन गया, एक लोकगीत की एक शैली बन गया, जो आगे चलकर आधुनिक विषयों पर आला लिखे जाने लगे। अब देखिए प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आला खंड के आधार पर परमाल रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। अब देखिए जो कहते हैं, जो प्राचीन, नगेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई प्राचीन हस्तलिखित मुझे कॉपी मिली है, क्योंकि मिली नहीं है, उसका अभाव है। तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर हमें इसकी कोई हैंड रिटन कॉपी मिल जाती, हस्तलिखित प्रति मिल जाती, कॉपी मिल जाती, तब तो हम इसको बोल सकते थे कि ये आला खंड के आधार पर ही लिखा गया है परमाल रासो। लेकिन अभाव है इस चीज़ का, हस्तलिखित प्रतियों का अभाव, मिली नहीं है, बस मौखिक रूप में उपलब्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमाल रासो का कभी अभी तक कोई हमें हस्तलिखित कॉपी नहीं मिली है कि जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये आला खंड का ही आगे चलकर विकसित रूप हुआ है। बस हमें सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमने इसको कह दिया कि ये परमाल रासो रचना है, कोई आला खंड का ही विकसित रूप है। ये बस मौखिक रूप से बता दिया मैं। तो कहते अगर मौखिक रूप से कोई बात बता दी गई हो तो ये कहता साहित्यिक स्वरूप में उसको मान लेना तो ये बड़ा कठिन है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए 1865 में किसने आला खंड का प्रकाशन करवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने प्रकाशन करवाया था, वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था। अब देखिए दूसरा प्रूफ क्या है, चाहे चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन करवाया हो, वो भी तो मौखिक रूप में था, कोई हस्तलिखित उसका भी प्रूफ नहीं था। अगर इसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हस्तलिखित प्रूफ दिया होता ना, प्रति हमें मिलती, तब भी हम कुछ आइडिया लगा सकते थे कि आला खंड का ही विकसित रूप है परमाल रासो, लेकिन उसका भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। चार्ल्स इलियट ने जरूर इसका प्रकाशन करवाया आला खंड का, लेकिन उससे भी वो भी मौखिक परंपरा पर ही आधारित है, वही सुनाई परंपरा पर। फिर देखिए इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया। अब देखिए किसके आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो उसने चार्ल्स इलियट के जो आला खंड का प्रकाशन करवाया था उसी के आधार पर श्याम सुंदर दास ने भी परमाल रासो रचना के बारे में बताया है। तो किसने पाठ का निर्धारण किया परमाल रसों का? तो श्याम सुंदर दास ने। किसके आधार पर? तो जो चार्ल्स इलियट ने आला खंड का प्रकाशन करवाया था ना, उसी के बेस पर। और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, श्याम सुंदर दास आए, उन्होंने परमाल रासो पाठ का निर्धारण करके उसे कहाँ प्रकाशित करवा दिया? नागरी प्रचारणी सभा को दे दिया कि लीजिए ये आप प्रकाशित करवाइए। क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा से तो कोई ग्रंथ प्रकाशित होकर बाद में साहित्य में हमें मिलता था पढ़ने के लिए। तो नागरी प्रचारणी सभा ने ये प्रकाशित करवाया ग्रंथ। किसने करवाया? श्याम सुंदर दास ने करवाया। श्याम सुंदर दास इसका कहाँ से लेकर आया मटेरियल? तो आला खंड का प्रकाशन के रूप में, जो मौखिक परंपरा के रूप में वहां लिखा था, वही बातें उसने आगे बढ़ाकर दे दी नागरी प्रचारणी सभा को। इस नए रूप में, अब देखिए जो नए रूप आया जो इसका, इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासो यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक रीति तो नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमाल रासों के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक आवश्यक है। कहते अगर इस दृष्टिकोण को भी देखा जाए, नागरी प्रचारणी सभा यहाँ देखा जाए, तो परमाल रासो भी कहता है ज्यादा तक तो इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई इसकी हस्तलिखित प्रति नहीं हमें मिली है, तो प्रमाणिक रीति तो नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन आदिकाल में रचित जो परमाल रासो जिक्र आया है वो उसके ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है। परमाल रासों का रचिता जगनिक नामक कवि को माना जाता है। नगेंद्र कह रहे हैं कि परमाल रासों के रचिता कौन है? जगनिक। तो कोडिंग कर लो अपने माल की। परमाल मतलब दूसरों का माल, दूसरों के माल पर नजर रखता है जग के। कोडिंग कर लो, परमाल मतलब दूसरों का माल पर नजर रखता है जग के, जगनिक। अब देखते हैं जगनिक की रचना है परमाल रासो, जो महोबा के राजा परमीर देव के आश्रित था। यहाँ से क्या बोला गया है कि ये जो परमाल था ना, ये कोई महोबा का एक राजा था, परमीर देव, उसके आश्रम में रहता था। मान लो मैं परमाल हूँ और मैं किसके आश्रम में रहती हूँ? परमीर देव के आश्रम में रहती हूँ। उसने इस काव्य में आला और उद्दल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। याद रखना, ये जो जगनिक है, ये जो परमाल रासों का रचिता है ना जगनिक, ये जगनिक कहाँ रहता था? ये महोबा के राजा परमीर देव का आश्रित था। कौन था ये जगनिक? ये जगनिक कौन था? महोबा का एक राजा था, परमीर देव उसका आश्रित था। उसने ही इस काव्य में क्या बताया? जगनिक ने आला और उद्दल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक वर्णन किया। अब देखिए, परमाल रासों में किसका वर्णन है? आला और उद्दल नामक दो वीरों का वर्णन है। किसने बताया ये बात? जगनिक ने बताया। जगनिक कौन था? महोबा के राजा परमीर देव के आश्रम में रहता था। इसी आधार पर उसका रचना काल 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जगनिक के अनुसार इस रचना का कब प्रकाशन वर्ष है? 13वीं शताब्दी। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यंत्र दुर्लभ है। जितना परमाल रासों में आप, क्योंकि आला और उद्दल उस समय के बहुत प्रसिद्ध वीर थे, उनकी वीरताओं का वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न आ जाए, आला उद्दल नामक के दो जो वीर सरदार थे उनकी वीरता का वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। और इसी आधार पर बोल दिया गया कि ये 13वीं शती की रचना है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है और कहीं नहीं आपको मिलेगा। बहुत एक वीर परक रचना है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। देखिए कितना आप आइडिया लगा सकते हो। आला और उद्दल की वीरता पढ़कर अगर कोई दुर्बल इंसान भी हो ना, अगर वो भी इसके गाने सुन लेगा ना आला और उद्दल के, तो उसमें भी एक जोश भर आएगा। इतनी इसमें इतना जोश है इस रचना में। कहते आज भी जब इसे गायक संगीत में गाते हैं ना आला और उद्दल के गीत, तो कोई जिसकी आत्मा भूजी हुई है ना, दुर्बल फील कर रहा है, वो भी तलवार चलाने के लिए खड़ा हो जाएगा। विवाह और शत्रु पर देखिए, कहते विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। यहाँ वीरता का प्रदर्शन का आधार क्या रहे हैं? या तो विवाह के लिए लड़ाई होती थी या तो शत्रुओं से बदला लेने के लिए। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों भी इस काव्य में भरमार है। विवाह के लिए भी लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, शत्रु से कैसे बदला लिया गया, ये सब वीरता की बातें इसमें बताई गई हैं। और युद्ध के बाद जो प्रभावशाली, युद्ध के अत्यंत जो भी युद्धों का वर्णन है वो भी इसमें बड़ी अच्छे से पेश किया गया है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चली है। उसमें एक विशेष शब्द ध्वनि सवृत्त
सर्वत्र व्याप्त हो गई है। एक विशेष ध्वनि भी इसमें हर जगह, वही कौन सी एक विशेष ध्वनि, वही वीरता की ध्वनि आपको पूरे काव्य में मिलेगी। गयता का गुण भी है इस काव्य को, जो गयता का गुण है इस काव्य को क्या बनाता है, विकसनशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले आता है। ये जो इसमें एक एक क्वालिटी है, ये काव्य कैसा है परमाल रासो, क्योंकि आला और उद्दल वीरों का इसमें वीरता बताई गई, तो इसमें एक गयता का गुण भी आया है जो लोक गाथा काव्य की श्रेणी में इसको ले आता है। किंतु इसकी रचना लोकगाथा के रूप में ना होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। लेकिन इसको लोकगाथा के रूप में ना मानकर नगेंद्र जी किसमें मारे, शुद्ध काव्य की। क्यों शुद्ध काव्य की, क्योंकि इसमें क्या है, वीरता परक भावों को दिखाया गया है, और दिखाया गया कि इस रचना को पढ़कर कोई भी जो टूटा हुआ व्यक्ति है वो भी उसके अंदर भी जोश भर जाएगा। तो एक जो भी एक शुद्ध काव्य के गुण हैं वो इस सारे इसमें हैं परमाल रासों में। आगे चलिए, भाषा की दृष्टि से अब इसका थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं, कहते हैं संभव नहीं है इसका मूल्यांकन करना भाषा की दृष्टि से। क्यों क्यों नहीं संभव है, नगेंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब तक शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अभी तक इसकी कोई हस्तलिखित प्रति नहीं मिली। जब तक कोई हस्तलिखित प्रति ही नहीं मिली है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी भाषा ऐसी होगी। तो यहाँ नगेंद्र जी कारण बता रहे हैं कि भाषा की दृष्टि से मैं इस काव्य का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा आप लोगों के सामने। क्यों, क्योंकि मुझे अभी तक इसका कोई मूल रूप नहीं मिला है। उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे। अब अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं, समय समय पर उसका रूप परिवर्तन होता रहा, समय समय पर उसमें और कथाएं जोड़ी गई, तो कैसे आपको एक पर्टिकुलर एक रूप बता दूं कि यही इसका रूप है, यही इसकी भाषा है। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे आला शैली कहना ही उचित है। तो याद रखना, कहते बस आपको एक इसके बारे में प्रूफ दे सकता हूं कि छंद विधान की दृष्टि से अगर देखोगे तो इस काव्य में एक विशेष शैली कौन सी यूज हुई है, आला उद्दल की शैली यूज हुई है। इसकी वर्णन शक्ति और प्रभाव उत्पादकता को समझने में निम्नलिखित पंक्तियां आपको सहायता करेंगी। देखिए, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लिए जिए सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परमाल रासों की पंक्तियां हैं। 12 बरस सो कुकर जीवे अरो 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो 12 बरस लो कुकर जीवे, 12 बरस लो कुकर जीवे आगे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आ जाए 12 बरस लो कुकर जीवे तो परमाल रासों की पंक्ति है। और एक हमने ऊपर पढ़ी थी अभी, क्या कहते 1272 वाली, वो भी याद रखनी है आपको। 1272 आ गया तो 1272 आ गया तो बीसल देव की है। ब से 1200, ब से 72 आ गया तो बीसल देव रासों की है। और अगर कुकर वाली पंक्ति आ गई 12 बरस लो कुकर जीवे वाली, तो किसकी मार के आनी है, परमाल रासों की। ठीक है, तो कोडिंग कर लो इसका। कुकर, कुकर सीटी मारता है ना, तो कुकर का माल कौन बेचता था, परमाल। कुकर का माल कौन बेचता था, परमाल। ठीक है, धन्यवाद।